हेलो क्लास 10th नाइस स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि हम लोग इस समय क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इस बार की जो हमारी वीडियोस हैं वो थोड़ी बड़ी आ रही हैं। रीज़न इसलिए क्योंकि आप लोगों का ऑन डिमांड का एग्ज़ाम लगभग आप लोगों के सिर पे आ चुका है। और अगर आपने नहीं देखा है इसका फर्स्ट पार्ट तो जाकर पहले वो देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो को देखने में किसी भी तरह का कोई भी इशू ना हो। ठीक है, तो अभी मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो डाली थी वो 30 मिनट की थी और उसके अंदर तकरीबन हमने 18 क्वेश्चन कर लिए थे और ये मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। बट फ़र्क इतना है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहते हैं, आंसर मुझे लिखने पड़ते हैं। तो मैंने उसकी PDF ही बना ली जिसमें हम क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके आंसर भी देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ओल्ड एग्ज़ाम पेपर है ये जो हम कर रहे हैं। और फिर से कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं जिनको किसी भी तरह का डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करके ये PDF भी ले सकते हैं। और भी जो भी दिक्कत है ना तो वो कॉर्नर दिए हुए नंबर आपको इसलिए दिया हुआ है ताकि कोई भी किसी भी तरह का इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम बात करेंगे 19th क्वेश्चन से और इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यानी कि 19th क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक समानता की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। मैंने कहा था ये मानव कल्याण के लिए बनाया जाता है, समाज कल्याण के लिए बनाया जाता है और इसकी 4 विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, पहले तो है समाजवाद की स्थापना। मैंने क्या कहा कि इस सिद्धांत के तहत, ठीक है, इस सिद्धांत में ये सुनिश्चित होता है कि आप लोगों के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और सबको समान अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, ये चलेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक असमानता को भी कम किया जाता है इसी बीच में। ठीक है, आर्थिक असमानता को भी कम करना, यह सिद्धांत आर्थिक असमानता को कम करने और सभी के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने पर जोर देता है। ठीक है, तो पहला तो समाजवाद की स्थापना जिसमें सारे समाज के लोग मिलजुल के काम करें। दूसरा है आर्थिक असमानता को कम करेगा, यानी कि कोई अमीर है गरीब है उनके बीच में अब देखो राशन मिलता है और भी कई सारी महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कि 1000 3000 रुपये महीने के मिल रहे हैं, कुछ स्टेट में मिल रहे हैं। तो क्या है वो असमानता कम करना चाह रहे हैं ताकि आर्थिक रूप से भी प्रत्येक व्यक्ति क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में हम क्या देखते हैं कि सामाजिक न्याय जो है वो एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अपना सामाजिक न्याय लेकर चले। ठीक है, यानी कि न्याय में उनको भेदभाव ना देखने को मिले। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई गरीब चला गया तो उसकी सुनी नहीं जाएगी, अमीरों की सुनी जाएगी। तो इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि सामाजिक न्याय को बेहतर समझाया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति आने को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको आने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि गरीब को ये ना लगे कि हमारे लिए बैठे, ये तो बड़े लोगों के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो सामाजिक न्याय जो है ना वो लिंग, जाति, धर्म, ठीक है, तो ये भेदभाव जो होता है ना वो समाज, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, इन सब के आधार पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं देखने को मिलता जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य का कल्याणकारी कार्य। ठीक है, यानी कि राज्य के अंदर सारे जो कार्य होते हैं ना वो कल्याणकारी होते हैं। अब कल्याणकारी मतलब वेलफेयर। ठीक है, यानी कि वेलफेयर, देखो अब जो बच्चे इसको हिंदी मीडियम वाले जो है उनके लिए तो बेहतर है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए बस एक ही बात कहूँगा कि आप लोग मुझसे इसकी PDF इंग्लिश मीडियम में ले लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन आप हिंदी में ले लेना। ठीक है, तो मैंने अपना जो ग्रुप बना रखा है, आप लोगों ने अगर ग्रुप ज्वाइन किया तो बेहतर है और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों PDF मिल जाती है। ठीक है, दोनों PDF आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, आपके पास पॉइंट होंगे, आपके पास आंसर शीट होगी तो आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ लेंगे कि मैं इंग्लिश में क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो राज्य का कल्याणकारी कार्य यानी कि जितने भी वेलफेयर वाले काम होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, नागरिक सिद्धांत के तहत ही होते हैं। ठीक है, राज्य को अपने नागरिकों के लिए कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए हमेशा। और ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो राज्य के अंदर जो लोग हैं ना वो राज्य की क्या है, एक तरह से जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी में बंधना ही पड़ता है चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है, अगर सरकार हमारे लिए बनी है और अगर हमारे लिए सरकार काम ना करें तो फिर सरकार को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि हमारे लोग जो होंगे वो सड़क पे आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप बंगाल के अंदर देख सकते, बांग्लादेश के अंदर भी देख सकते हो, बंगाल के अंदर भी हो रहा है, सड़कों पे लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आकांक्षाएं और इच्छाएं लोगों की पूरी नहीं होती है तो लोग सड़कों पे आ ही जाते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि 19 था। अब हम देखते हैं कि 20वां क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूँ ये पूरा का पूरा पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ पूरा का पूरा। तो आप लोगों का काम क्या है, इस क्वेश्चन पेपर को भी ले लेना मुझसे, और बाद में इसी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को भी ले लीजिएगा, और फिर आराम से इसको सॉल्व कीजिए। क्या पता इसमें से 5-6 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो 20वां क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। 20वां क्वेश्चन हमारे सामने, पंचायती राज की परिभाषा लिखिए, इसके 3 स्तरों का वर्णन करें, ठीक है। तो पंचायती राज की जब परिभाषा की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो देखो पंचायती राज होता क्या है। पंचायती राज जो होता है ना, ग्रामीण स्वशासन की एक प्रणाली है जिसमें ग्रामीण लोग अपने स्थानीय मामलों का प्रबंधन स्वयं करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ग्रामीण स्वशासन की एक प्रणाली है जिसमें ग्रामीण लोग अपने स्थानीय मामलों का प्रबंधन करते हैं। यानी कि ग्रामीण पंचायती राज जो होता है ना, ये एक छोटा सा, ये मान लीजिए छोटा सा स्वशासन है, यानी कि छोटा सा प्रशासन है जिसके अंदर गांव के लोगों के स्थानीय मामलों को सुलझाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो पंचायतों का तो आपको पता ही होगा कि फिल्मों में भी देखा होगा पंचायती राज, ठीक है। तो पंचायतों का काम आप लोगों को पता है, ठीक है। तो 3 स्तर की पंचायती होती है हमारे गाँव देहात में। तो कौन कौन सी होती है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला तो है हमारे सामने ग्राम पंचायत। जब मैं ग्राम पंचायत की बात करता हूँ तो ये सबसे निचला स्तर कहलाता है। सबसे छोटा स्तर होता है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर होता है पंचायत समिति, ठीक है। और ये कई ग्राम के पंचायतों को मिलाकर एक ग्राम पंचायतों को मिलाने के बाद ही पंचायत समिति बनती है, ठीक है। फिर आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत जो होता है जिले के स्तर पर होता है और ये सबसे ऊपरी स्तर का होता है, ठीक है। ये सबसे ऊपरी स्तर होता है, याद रखना, ठीक है। सबसे ऊपर होता है ग्राम पंचायत, फिर होता है पंचायत समिति, फिर जिला पंचायत। इसको देखो एक तरह से ऐसे भी ले सकते हो आप, इसको ना ऐसे करके ऐसे पिरामिड भी कहते हैं, ठीक है। और इस पिरामिड के जो टॉप भाग है ना, इस टॉप भाग को बोलते हैं ये ग्राम पंचायत, ठीक है। एक मिनट, ये ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाले पार्ट को कहते हैं ये, फिर सबसे नीचे वाले को बोलते हैं ये, ठीक है। तो टॉप वाले को ग्राम पंचायत, उसके नीचे पंचायत समिति, उसके नीचे जिला पंचायत, ठीक है। जिला पंचायत जो होता है ना वो जिले के स्तर पर होता है। ये सबसे ऊपरी क्या होता है, ये सबसे ऊपरी स्तर होता है। अच्छा उल्टा कर दो, चलो उल्टा कर दो, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये उल्टा हो गया। चलिए हम इसे दोबारा करते हैं। देखो आपने पिरामिड बनाया, पूछ भी लेता है भाई पिरामिड शैली बताइए, मतलब पिरामिड एक तरह से कि 3 स्तर का पिरामिड बताइए। तो सबसे ऊपर वाला जो है ना वो है ये वाला, ये वाला, ठीक है। फिर आता है ये दूसरा स्तर है ये वाला, ठीक है। और फिर आता है ये तीसरा स्तर, ये वाला, ठीक है। तो ये 3 स्तर की सरकारें होती हैं जो कि पंचायत में होती है। पहला ग्राम पंचायत सबसे नीचे, ठीक है, जो कि सबसे निचला गांव के स्तर होता है, इसमें छोटा सा ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पंचायत समिति जो कई सारे ग्राम पंचायतों को मिला के कराया जाता है। फिर सबसे ऊपर आता है जिला पंचायत, जिले के स्तर पर होता है, ये सबसे ऊपर होता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रश्न नंबर 21, एक राज्य की विधान परिषद के गठन की व्याख्या कीजिए। तो विधान परिषद की बात जब हम करते हैं तो याद रखिएगा आप कि विधान परिषद राज्य की द्विसदनीय विधायिका का उच्च सदन होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे विधान परिषद की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो विधान परिषद के बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हम विधान परिषद की बात करते हैं तो राज्य की द्विसदनीय विधायिका का उच्च सदन होता है विधान परिषद, ठीक है। जैसे ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप लोग जानते हैं, ये सेंट्रल लेवल पे होता है। सेंट्रल लेवल पे जब लोकसभा होती है तो लोकसभा निचला कहलाता है ना, नीचे लोअर हाउस कहलाता है, और अपर हाउस कहलाता है राज्यसभा। वैसे ही जिला परिषद अपर हाउस है, ठीक है, और लोअर हाउस जो है वो विधान परिषद है, विधानसभा है। विधान परिषद अपर हाउस और विधानसभा लोअर हाउस, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक तरह से मान लीजिए विधान परिषद और राज्यसभा दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब इसका गठन कब किया गया था। देखो इसका गठन राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्य की जो विधानसभा होती है ना वो इतनी पावरफुल होती है कि इसका गठन राज्य का विधानसभा करता है, ठीक है। सदस्य क्या होते हैं, सदस्यों का चुनाव विभिन्न तरीक़ों से होता है, जैसे कि स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा, स्नातकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, ठीक है। हो सकता है शिक्षक हो, स्नातक हो, और मतलब इसकी एक प्रॉपर पोस्ट वगैरह निकलती है इसमें, ठीक है, सदस्य के लिए। कार्यकाल 6 साल का होता है, सॉरी नेता वगैरह होते हैं, कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है।
तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप, जो भी मैंने बताया कि एक राज्य की विधान परिषद के गठन की व्याख्या, विधान परिषद राज्य की विधान, ठीक है, जो भी है ये आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है इंपॉर्टेंट है इसलिए पेपर में आया हुआ, और आप लोग ये पढ़ के जाइएगा, ठीक है। समझ में आ गया? फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है ना तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या कॉर्नर में दिए हुए मैसेज नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। PDF ज़रूर ले लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कैसे निर्वाचित किया जाता है, मैं कह रहा निलंबित, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति को कैसे निर्वाचित किया जाता है, समझाइए। देखिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत होता है। पहली बात तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन को समझेंगे हम क्या होता है। देखो, जब अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आती है, ठीक है। यानी कि जनता आते को हम प्रधानमंत्री को हम चुनेंगे, मुख्यमंत्री को हम चुनेंगे, तो यहाँ पे हम प्रत्यक्ष भागीदारी रखते हैं कि भाई हम जाते हैं, वोटिंग देते हैं और उस वोट से वो जीतते हैं, ठीक है। मगर जब राष्ट्रपति की बारी आती है तो राष्ट्रपति में MP जो होते हैं, बड़े बड़े सांसद वगैरह, ठीक है, तो उसके अंदर विधानसभा विधान परिषद के जो लोग होते हैं ना, MLA वगैरह, MP वगैरह, ये सब जाके उसमें जाते हैं, बैठते हैं, ठीक है। MPs वगैरह आते हैं, MLA नहीं, MPs वगैरह जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में हमें बैठते हुए दिखते हैं और वो अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुनते हैं, ठीक है। चुनाव मंडल की जब मैं बात करता हूँ तो चुनाव मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। उसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो इतने लोग मिलकर एक राष्ट्रपति को चुनते हैं और इन लोगों को हम चुनते हैं, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतदान प्रणाली क्या होता है? मतदान प्रणाली एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें एक ही बंदे के लिए वोट डाला जाता है, इसके अंदर पूरी पार्टी के लिए वोट नहीं डाली जाती है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं, और 23rd क्वेश्चन है हमारे सामने कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। यानी लोकतंत्र तो आपने देखा होगा, उसके अंदर राजनीतिक दलों की नीड क्यों पड़ती है। तो पहला पॉइंट है जनता की आवाज़ के लिए। देखो, राजनीतिक दल जो होते हैं वही तो सरकार तक पहुँचते हैं, ठीक है, और सरकार तक जब वो पहुँचेंगी तो हमारी आवाज़ें वहाँ तक पहुँचेगी। तो जनता की आवाज़ के लिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीतिक दल ही तो ऐसे होते हैं जो वहाँ तक हमारी बातें पहुँचाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? सरकार तक। अब जैसे कोई नॉन BJP स्टेट के अंदर कुछ होता है तो BJP वाले आवाज़ उठाते हैं उसके लिए, कहीं BJP वाले स्टेट में होता है तो नॉन BJP वाले सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को, वो आवाज़ उठाते हैं। राहुल गांधी नोएडा चले गए, कोलकाता नहीं गए, ठीक है। तो ये होता रहता है, ये अलायंसेस की प्रॉब्लम रहती है, देखने को मिलती है। तो राजनीतिक दलों का जो काम है ना, वो जनता की आवाज़ को उठाना है। फिर वो मैटर नहीं करता कि जनता की आवाज़ कहाँ की है, कि उनके क्षेत्र की है फिर बाहर के क्षेत्र की है। उनके क्षेत्र की होती है तो वो अपने लोगों को इग्नोर भी कर देते हैं, मगर बाहर के क्षेत्र की होती है तो उनका सपोर्ट लेने के लिए चले जाते हैं तुरंत, ठीक है, क्योंकि इनका फ़ायदा ये अगले चुनाव में मिलेगा इन्हें, ठीक है। तो नेताओं का तो काम ही चुनाव में काम निकलवाना है, ठीक है। चलो, तो नीतियों का निर्माण करना, अब नई नई नीतियाँ भी बन रही है, ठीक है, तो उसको कौन बनाएगा? सरकार तो बनाएगी, मगर राजनीतिक दल ही तो है सारे के सारे। सरकार में बैठा है राजनीतिक दल, अपोजिशन में बैठा है तो राजनीतिक दल, ठीक है। अगला आता है सरकार का गठन। सरकार का गठन जो है वो चुनाव जीतने वाले दल सरकार का गठन करते हैं। जनप्रतिनिधित्व व जनता के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। जनप्रतिनिधित्व मतलब जनता के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, राहुल गांधी जनता के प्रतिनिधि है, सरकार का गठन, चुनाव जीतने वाले दल सरकार का गठन करते हैं, ठीक है, ये सब हम जानते हैं। चलिए, तो 24th क्वेश्चन देखते हैं, और 24th क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय अखंडता को भारतीय संविधान के किस प्रकार बढ़ावा देता है, ठीक है। तो बोला राष्ट्रीय जो अखंडता है ना, उसमें भारतीय संविधान किस प्रकार से बढ़ावा देता है, 4 तरीके स्पष्ट कीजिए। तो पहला तरीका तो है एक राष्ट्र एक संविधान। भारत में एक ही संविधान है और सभी नागरिकों पर एक ही संविधान लागू होता है, ठीक है, और एक ही राष्ट्र है। दूसरा है एक राष्ट्रध्वज, सभी के लिए एक राष्ट्रध्वज है, ये भी हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रध्वज सभी भारतीयों को एकजुट करता है, ये भी हम जानते हैं। अगला है भाषा। भाषा जो है हिंदी को संघ की राजभाषा बना के रखा हुआ है, क्योंकि देखो हिंदी क्यों है, हिंदी सबसे ज़्यादा स्टेट में बोली जाती है, ऐसा नहीं कि पूरे देश में बोली जाती है, मगर सबसे ज़्यादा स्टेट में हिंदी ही बोली जाती है, इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अन्य भाषाओं को भी मान्यता दी गई है।
आपको बता दूं मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ें ऐसी आ रही है। मगर क्या है कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम आ रहे हैं पास में, इसलिए आप लोग थोड़ा इस पर फोकस करो और मेरी जो आवाज़ है उसको थोड़ा सा इग्नोर करो, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अगला आता है समाजवाद और लोकतंत्र। संविधान समाजवाद और लोकतंत्र को बढ़ावा देता है जो राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक भी है, ठीक है। समझ में आ गया? हो गया। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, जिसमें हम बात करते हैं कि विद्यालय को छोड़ने के अनुपात को कम करने तथा विद्यालयों में उपलब्धि स्तर को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई किन्हीं 4 योजनाएं की व्याख्या कीजिए। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो पहले विद्यालय छोड़ के चले जाते थे जो बच्चे थे, अब उसको रोकने के लिए, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने क्या मुहिम अपनाई है, कोई 4 योजना आपको बतानी है, ठीक है। तो कोई 4 योजना की जब मैं बात करता हूँ तो आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि पहले तो है मिड डे मील योजना। पहले मिड डे मील नहीं होता था, मगर अब देखो मिड डे मील बंटने लगा तो बच्चों को मुफ्त में भोजन। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि मिड डे मील योजना था। मिड डे मील योजना में बच्चों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया गया ताकि प्रत्येक बच्चा स्कूल जा सके। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई गई और सबको बोला गया सर्व शिक्षा अभियान, मतलब कि सबको शिक्षा मिलने का जो एक अधिकार है ना वो सबको मिला, ठीक है। समझ में आ गया? इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मतलब होता है कि माध्यमिक शिक्षा को सुधारना, ठीक है। तो जो देखो माध्यमिक शिक्षा जो है ना सबको उस पर सुधार किया गया, पहले नहीं था इतना इम्पोर्टेंट, बट अब सबको कराया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी बालिकाओं के लिए अलग से एक आवासीय विद्यालय बनाया गया ताकि बालिकाएं भी बाहर जाके अदर स्टेट में पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि विद्यालय में छोड़ने का जो अनुपात है उसे कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने क्या किया। तो पहला पॉइंट था मिड डे मील की योजना, दूसरा सर्व शिक्षा अभियान, तीसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और चौथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। 26 क्वेश्चन होता है हमारे सामने कि 1 मिनट, हाँ 26 क्वेश्चन है हमारे सामने कि 1855 से 1857 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो उसके कारण क्या थे? देखिए कारण की जब मैं बात करता हूँ तो पहला कारण है हमारे सामने कि अंग्रेज़ों द्वारा ज़मीन को हड़पना, आदिवासियों का शोषण और ऋणग्रस्तता। यानी कि ये मान लीजिए अंग्रेज़ों द्वारा जो ज़मीनों को हड़पा जा रहा था ना, वो पहला कारण था संथालों के विद्रोह का। दूसरा आदिवासियों का शोषण हो रहा था, वो बताया गया था। और तीसरा ऋणग्रस्तता, मतलब होता है कि पहले तो ऋण देंगे, उसके बदले में वो उनकी ज़मीन और उसकी संपत्ति हथिया लेंगे, ठीक है। इनका जो नेता था वो सिद्धू और कान्हा मुर्मू थे और क्षेत्र जो है वो संथाल परगना यानी आज का झारखंड था, ठीक है। और आज के डेट में आप लोग जानते होंगे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो भी एक आदिवासी है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आज की डेट में आपने देखा होगा जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो भी झारखंड से ही है और वो भी एक ट्राइबल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्र संथाल परगना है जो कि आज का झारखंड पड़ता है, ठीक है। जब मैं मांगों की बात करता हूँ तो इनकी मांगे क्या थी? इनकी डिमांड ज़मीन को वापस देना था और शोषण बंद करना था, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह की भावना को जन्म दे दिया, ठीक है। अब प्रत्येक व्यक्ति को पता था, प्रत्येक वर्ग को पता था कि आदिवासी जो है वो क्या करने वाले हैं कि अब ये सरकार के खिलाफ लड़ाई कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात सबको पता चल गई थी, ठीक है। इसका महत्व क्या था? देखो इसका महत्व, इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा का काम किया। क्योंकि देखिए आगे जाके जो 1857 का रेवोल्यूशन होता है ना, उसमें बड़ा काम संथालों विद्रोह का भी था कि मतलब सारे आदिवासी भी मिलके आ चुके थे और ये बहुत बड़ा आंदोलन बना दिया था इन्होंने, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पॉइंट लिखा जाता है। देखो जब भी मैं विद्रोह की बात कर रहा हूँ या कुछ भी बात कर रहा हूँ तो पहले कारण ऐसे होना चाहिए, नेता कौन कौन से थे, कौन से क्षेत्र में थे, कौन सी मांगे थी, कौन सा परिणाम था, क्या परिणाम था और महत्व क्या था, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो तो 27 क्वेश्चन है हमारे सामने। मुस्लिम लीग का गठन क्यों किया गया और किस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो जब मैं मुस्लिम लीग के गठन की बात कर रहा हूँ और क्यों और किस प्रकार कर रहा हूँ, तो आपको ये जानने वाली चीज़ होनी चाहिए कि गठन जो है मुस्लिम लीग का 1906 में हुआ ढाका में, ये हम सब जानते हैं। और कारण क्या था कि ब्रिटिश शासन के दौरान मुसलमानों को लगता था कि अंग्रेज़ जो है वो कांग्रेस जो है वो क्या है पूरी तरह से
इनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है मुस्लिम लोगों की, और इसीलिए इन्होंने इस समुदाय को बनाया। और मुस्लिम समुदाय के बीच में भी ये था कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें एक संगठन की आवश्यकता महसूस थी, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब कांग्रेस बनी थी ना, तो वो तो दोनों को लेकर साथ चलती थी, मगर लोगों के अंदर मन में आने लगा कि ये तो वो हिंदू के अंदर ही सारे हिंदू है, इसके अंदर तो हिंदूवादी पार्टी है, बल्कि कहने के लिए उसके अंदर बहुत सारे मुसलमान भी थे, जैसे बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है। मगर ऐसे में फिर वही है ना कि जब बात सांप्रदायिकता की बात आती है तो जाहिर सी बात है उनको एक अलग तो क्षेत्र देना ही पड़ता है। तो ऐसे ही इन्होंने मुस्लिम लीग ने अपनी एक अलग से डिमांड रखी और फाइनली मुस्लिम लीग को कंफर्म कर दिया गया ब्रिटिश शासन द्वारा, ठीक है, कि ठीक है अपने आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आप एक संगठन बना सकते हो, ठीक है। तो मुस्लिम समुदाय के अलग राजनीतिक हितों को सुरक्षित करने के लिए उद्देश्य क्या था? देखो उद्देश्य की बात करूँ तो वही है हितों की रक्षा करना, मुस्लिम लोगों के हितों की रक्षा करना और उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना, ठीक है। ये पहला पर्पस था, मतलब पर्पस यही था कि भाई उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए, ठीक है। नेतृत्व आगा खान और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेतृत्व किया मुस्लिम लीग का और आगा खान पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। और विकास की जब मैं बात करता हूँ तो डेवलपमेंट किस तरीके से होता है कि धीरे धीरे मुस्लिम लीग एक अलग राष्ट्र की मांग करने में सक्षम होता है और फाइनली मुस्लिम लीग के द्वारा ही हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान एक अलग देश बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो तो 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? 28वां क्वेश्चन है किसी क्षेत्र में, ठीक है। 28 है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या के घनत्व तथा वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। यानी कि कोई भी एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या के घनत्व यानी जनसंख्या का घनत्व क्यों होता है और वितरण क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारण बताइए। तो मैं पहली बात करता हूँ, पहला तो भौगोलिक कारक में याद रखिएगा कि भूमि का स्वरूप, ठीक है। तो मैदानी क्षेत्रों में हम जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। मैदानी क्षेत्र बोले तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, ये मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। तो यहाँ पे कई सारे आपको जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहीं पे देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि तो मैदानी क्षेत्रों में तो लोग रह सकते हैं, मगर पहाड़ी क्षेत्रों में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो पहले तो भूमि का स्वरूप, दूसरा जलवायु, जलवायु किस तरीके की है। अब ठंडी जलवायु होगी जम्मू कश्मीर जैसी तो जाहिर सी बात है ना इंसान इतना नहीं रह पाएगा, मगर उत्तर प्रदेश जैसी हो तो सबसे ज़्यादा वहीं पर रहेगा इंसान, है ना, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, खनिज, जल, वन संसाधन, ये सारे संसाधन भी होना चाहिए, ठीक है, जनसंख्या के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक और आर्थिक कारण क्या है, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक कारण की जब मैं बात करता हूँ तो उद्योग होना चाहिए उस क्षेत्र पे, कृषि होनी चाहिए उस क्षेत्र में, ठीक है, शहरीकरण होना चाहिए उस क्षेत्र पे, ठीक है। फिर मैं राजनीतिक कारक की बात करता हूँ तो सरकार की नीतियाँ, ठीक है, सरकार की औद्योगिकरण नीति, ठीक है, कृषि विकास, ये सब जो है ना वो भी प्रभावित करती है किसी भी जनसंख्या को बढ़ने के लिए, ठीक है। एंड द लास्ट इज ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास का मतलब है कि सभ्यता कोई ना कोई वहाँ पे रही हो और वो सभ्यता का केंद्र रहा हो, ठीक है। समझ में आ गया? पुरानी सोच भी होती है ना, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ही एक जगह पे पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि जाहिर सी बात है जनसंख्या के वितरण में ये सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि मैंने इतने सारे पॉइंट जो आपको बना के दिए हैं, ठीक है, और आप इसमें से 5-6 पॉइंट भी याद कर लीजिए, आपके पेपर में पक्का है अच्छे मार्क्स दे देंगे, ठीक है। आपको मैं बताऊँ ये आपको आंसर शीट कहीं नहीं मिलने वाली, मैं मुँह पे कह रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन के आंसर निकालते निकालते थक जाओगे, आपको आंसर शीट कहीं नहीं मिलने वाली और एक्सप्लेनेशन तो उसकी बिल्कुल नहीं मिलने वाली, ठीक है। मैं कई चैनल्स देख रहा हूँ आजकल, तो उन चैनल्स पे भी जैसा कंटेंट मुझे चाहिए कि बच्चों को मिलना चाहिए वो कंटेंट बच्चों को नहीं मिल रहा है। फिर भी बच्चे देखो वहाँ पे सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, वहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना कि अब 5 मिनट की वीडियो डालो, ठीक है, तो 5 मिनट में तो ज़्यादा व्यूज़ आ ही जाते हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं, मगर क्या आपको वो कंटेंट मिलता है 5 मिनट में? 5 मिनट में 3 मिनट तो प्रमोशन होती है, 2 मिनट कंटेंट की बातें होती है, उसमें भी कंटेंट मिले ना मिले वो आपकी, ठीक है, वो आपकी मेहनत का, ठीक है। तो वही होता है कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे एक सही टीचर और सही कंटेंट को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो वैसी बात हो जाती है जैसे गेहूँ के बीच में घुन, ठीक है। चलो तो लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने और इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया हमारे सामने, यानी कि हमने एक क्वेश्चन पेपर ख़त्म कर दिया है। कल हमने किए थे 18 क्वेश्चन और आज हमने 18 से लेकर 29 क्वेश्चन तक किए, यानी आज भी हमने 10-11 क्वेश्चन कर लिए। और आज वाले क्वेश्चन बड़े बड़े थे और कल वाले छोटे छोटे थे, इसलिए वो कल वाले हम ज़्यादा कर पाए थे, ठीक है। और अगर आपने, फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर देख लीजिएगा और मुझसे उसकी PDF ले लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है जनमत बनाने वाले प्रमुख अभिलक्षण की भूमिका का
आकलन कीजिए। ठीक है, यानी कि जनमत बनाने वाले यानी जन का मत बनाने वाले प्रमुख अभिलक्षण देखिए। तो पहले तो है माध्यम। माध्यम क्या है, यानी कि जन को, लोगों को जोड़ने वाला कोई माध्यम बताइए। तो पहला तो है समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, ये सब जनमत का प्रमुख एक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, माध्यम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र और प्रचार के माध्यम से जनमत को प्रभावित करते हैं। यानी कि ये बात कर रहे हैं कि जन के मतों को प्रभावित करने वाली चीज़ पूछ रहे हैं। ठीक है, और जन के मत की कितनी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले तो समाचार पत्रों से पता चलता है हमें जनमत के बारे में, टेलीविज़न से पता चलता है, रेडियो से पता चलता है, इंटरनेट से पता चलता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसको राजनीतिक दल जो होता है ना, राजनीतिक दल जब अपना घोषणा पत्र जारी करता है, चुनाव का घोषणा पत्र होता है, प्रचार करता है, तो ये भी जनमत को प्रभावित करता है, यानी कि लोगों के वोट को प्रभावित करता है। प्रचार, चुनावी घोषणा पत्र, समाचार, टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज़ सामाजिक गठबंधन। सामाजिक गठबंधन का मतलब ये होता है कि जब जागरूकता फैलाते हैं लोग, ठीक है, तो जागरूकता फैलाने के बाद भी क्या होता है कि कई बार वो देखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, ये अच्छा नेता है, तो उसके प्लस पॉइंट पे हमें बात करनी चाहिए और इस तरीके से वो उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, लॉयल रहते हैं। ठीक है, तो सामाजिक संगठन भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है लोगों के वोटिंग पे। ठीक है, चलो अगला है शिक्षण संस्थान। ठीक है, जब मैं शिक्षण संस्थान की बात कर रहा हूँ तो शिक्षा का संस्थान भी जो होता है वो भी जनमत को बदलता है। ठीक है, जैसे लोगों के अंदर जागरूकता फैलती है, अब वो पढ़ के जा रहे हैं लोकतंत्र क्या है, और लोकतंत्र के हिसाब से अगर कोई नेता काम कर रहा है तो उस नेता का कद खुद ब खुद ऊँचा हो जाता है। ठीक है, तो स्कूल कॉलेज छात्रों में राष्ट्रीयता और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को अगर लोकतंत्र का चैप्टर पढ़ाया तो आप समझ में आ गया आप लोगों को कि लोकतंत्र क्या होता है। तो अगर आप किसी नेता के अंदर वो लोकतंत्र वाली बातें या फिर उनके अंदर वो जो भावना होती है ना वो देख रहे हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है शिक्षण संस्थान भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। ठीक है, इसके बाद हम धार्मिक संस्थाओं की भी बात करते हैं। धार्मिक संस्थाएं, कई बार आपने देखा होगा धार्मिक संस्थाएं वाले भी बोलते हैं कि जो सामाजिक मुद्दों पर बात करें, बहस करें, उन्हीं को वोट दीजिए। ठीक है, तो कई धर्मगुरु, कई बाबा लोग, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, ठीक है, वो लोग भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज बौद्धिक। बौद्धिक मतलब होता है लेखक, कवि, कलाकार। ठीक है, ये अपने विचारों को जनमत के सामने रखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक मूवी भी आई थी, जैसे जवान मूवी आई। जवान मूवी में लास्ट में शाहरुख खान बोलता है, एक प्रॉपर मोनोलॉग है कि आपको वोट किसे देना चाहिए। वोट उसे देना चाहिए जो आप जिससे सवाल कर सको कि कल वो आपके लिए क्या करेगा। ठीक है, और जब आप सवाल ही नहीं कर सकते तो फिर वोट देने का भी अधिकार नहीं है आपको। ठीक है, तो वोट सही व्यक्ति को और सही इंसान को सही जगह पे देना चाहिए। ठीक है, जब वो इंसान आपके लिए काम करेगा तभी तो वोट आप देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जनमत को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इसमें से काफ़ी क्या ये पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर ही है और काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे लगता है कि है। बाकी अगर आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं मुझसे, डाउट है, फिर से कह रहा हूँ क्योंकि जो आप लोग भी प्रैक्टिस घर पे करते होंगे, ऑब्वियस बात है घर पे प्रैक्टिस करते होंगे। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस करते हैं आप लोग तो जाहिर सी बात है आपके कुछ क्वेश्चन डाउट में रह जाते होंगे। ठीक है, तो वो डाउट भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा हमने क्वेश्चन जो ग्रुप है हमारा, ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ग्रुप में भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जिनको उसका आंसर मिलेगा वो दे दिया करेंगे। ठीक है, तो अपने पढ़ाई में पूरी तरह से एंगेज हो जाओ, क्योंकि अब आपका ऑन डिमांड एग्ज़ाम बहुत पीक पे पहुंच चुका है। अब किसी का भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और आप लोगों को उसकी डेट पता चल गई होगी। ठीक है, बाकी अक्टूबर वाले तो भैया अपनी तैयारी अभी से बिल्कुल बढ़िया वाली करके रखें, ताकि इस बार आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पिछले साल का रिज़ल्ट तो आपको भी पता है, पिछली बार का रिज़ल्ट कितना गंदा रिज़ल्ट गया था आप लोगों को। ठीक है, तो समझ सकता हूँ, बट इस बार का अगर रिज़ल्ट ख़राब जाता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे और इसके अलावा कोई नहीं होगा। क्योंकि आप खुद जानते हैं आपको 3 महीने से ज़्यादा टाइम मिल चुका है उसी सिलेबस को रिपीट करने का जो सिलेबस आपने छोड़ा था। ठीक है, तो अक्टूबर वाले तो बेस्ट हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं बड़े भाई समझ के। ठीक है, और इसके अलावा पेड कोर्सेज़ के लिए अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, क्योंकि देखो सभी लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो ऑफलाइन कहीं ना कहीं ट्यूशन ले रहे हैं, और अगर आप लोगों को ऑफलाइन ट्यूशन नहीं समझ में आ रही है तो ज़बरदस्ती पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग हमारे यहाँ डेमो क्लास लेके देखिए, 2 क्लास ऑनलाइन, और अगर आपको 2 क्लास में समझ में आती है मेरी क्लास तो ऑब्वियस सी बात है आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ नोट्स, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टेस्ट भी लेता हूँ, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कराता हूँ मैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और